नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा के उपसभापति का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। राज्यसभा में सभापति की गैर मौजूदगी में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ ही सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी उपसभापति की होती है। उपसभापति का पद केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो सभापति की गैर मौजूदगी में उनका काम करता है, बल्कि वो सदन के संचालन को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपसभापति का चुनाव पूरी तरह से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के उपसभापति के लिए हुए चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य और एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को लगातार दूसरी बार उच्च सदन के उपसभापति के लिए चुन लिया गया। उन्होंने आरजेडी सांसद और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार प्रोफेसर मनोज कुमार झा को हराया। आज विशेष में बात करेंगे उपसभापति के चुनाव, उनके कार्य और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की। साथ ही एक नजर डालेंगे नवनिर्वाचित उपसभापति हरिवंश के जीवन के सफर पर। तो शुरुआत करते हैं आज के विशेष की। राज्यसभा में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश दूसरी बार उच्च सदन के उपसभापति चुने गए। उन्होंने आरजेडी सांसद और विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार मनोज झा को हराया। संसद के मॉनसून सत्र और राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन जेडीयू सांसद और एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया। उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उपसभापति के चुनाव के लिए 5 प्रस्ताव मिले हैं। इसके बाद सबसे पहले बीजेपी के जेपी नड्डा ने प्रस्ताव को संसद के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया। सभापति जी, मैं जगत प्रकाश नड्डा आपके अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। जेपी नड्डा के प्रस्ताव को संसद में ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने हरिवंश के उपसभापति चुने जाने की घोषणा की। I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. हरिवंश के उपसभापति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दलों के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। मैं श्रीमान हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्री हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं डिप्टी चेयरमैन बनने पर। On behalf of my party and everyone else here, congratulations and a very warm welcome. आज तो हिंदी दिवस है और आज शुभ दिन है। आप एक महान पत्रकार भी है। So this is a good day you have got elected, re-elected to this as the deputy chairman. मैं सबसे पहले तो श्री हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। एक तो वो विद्वान हैं और दूसरे बहुत विनम्र हैं, और जब विनम्र होता है व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से लोगों के आदर्श का पात्र बन जाता है। हरिवंश के उपसभापति चुने जाने पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी उन्हें बधाई दी। I rarely see Harivansh ji without a smile on his face. That's a great quality in conducting the proceedings of the House.
in spite of even grave provocations at times. I once again extend my best wishes to Harivansh ji. I am sure he continues to serve this august house with the same zeal, tenacity and vigor that is worthy of stature and dignity of this house. I wish him all the success for the office he is going to adorn, and second time in a row. वहीं नवनिर्वाचित उपसभापति ने सभापति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी दलों के सदस्यों को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हमें अपने सदन के संविधान निर्माताओं की मंशा एवं आज के समय की मांग के अनुसार चलना होगा। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सदन इस काम को अध्यक्ष जी आपके मार्गदर्शन में बखूबी किया है, आगे भी कर सकता है। आप में से एक एक माननीय सदस्य के सहयोग से। सर, संविधान सभा में जब सेकंड चैम्बर पर चर्चा हो रही थी तो यह अपेक्षा थी कि हड़बड़ी में कानून न बने, इसमें इस सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा के सेकंड चैम्बर से संबंधित आर्टिकल को स्वीकार करते समय भाषण दिया। उसमें कहा, I quote, I think on the whole balance of consideration is in favor of such a chamber and taking care to see that it does not prove a clog either to legislation or administration। यह संतुलन हमें मिलकर कायम करना है। मैं पुनः कहूंगा, आप सबके सौजन्य से यह दायित्व हमें मिला है, आभारी हूं। जेडीयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। इससे पहले हरिवंश को 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुना गया था। उनके पहले कार्यकाल की सदस्यता की अंतिम तारीख 9 अप्रैल 2020 थी। इस तारीख तक वे उच्च सदन के उपसभापति के पद पर रहे। इसके बाद 10 अप्रैल 2020 से हरिवंश एक बार फिर राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरिवंश ने अपने जीवन में हमेशा सरलता को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। चाहे पत्रकारिता हो या बैंक की नौकरी या फिर राजनीति, उन्होंने हमेशा शुचिता का ख्याल रखा। एक नजर डालते हैं उनके पत्रकार से राजनेता बनने तक के सफर पर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हरिवंश ने स्कूली शिक्षा गांव से सटे टोला काशी राय स्थित स्कूल से शुरू की। उसके बाद जेपी इंटर कॉलेज सेवाश्रम जयप्रकाश नगर से 1971 में हाई स्कूल पास करने के बाद वो वाराणसी पहुंचे। वहां यूपी कॉलेज से इंटरमीडिएट और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया और पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा के दौरान ही 1977-78 में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह मुंबई में प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में उनका चयन हुआ। इसके बाद वो टाइम्स समूह की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में 1981 तक उप संपादक रहे। 1981 से 84 तक हैदराबाद और पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। उन्होंने 1984 में पत्रकारिता में वापसी की और 1989 अक्टूबर तक आनंद बाजार पत्रिका समूह से प्रकाशित रविवार साप्ताहिक पत्रिका में सहायक संपादक रहे। 1989 में हरिवंश ने रांची से छपने वाले अखबार प्रभात खबर के साथ नौकरी शुरू की और बाद में इसी अखबार में संपादक के तौर पर भी भूमिका निभाई। इस अखबार से वो करीब 25 साल तक जुड़े रहे। साल 1990 से 1991 के कुछ महीनों तक तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त सूचना सलाहकार संयुक्त सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम किया। हरिवंश बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। हरिवंश पहली बार जेडीयू की ओर से 2014 में राज्यसभा सांसद बने। मैं हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार हरिवंश को 10 अप्रैल 2014 में बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया। राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद प्रभात खबर के संपादक के पद से हरिवंश ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगस्त 2018 में वो मौका आया जब हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। हरिवंश 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति बने। उस वक्त उपसभापति पद के लिए 9 अगस्त 2018 को हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मात दी थी। मैं उस गांव का हूं जो 2 नदियों के बीच बसा, गंगा और घाघरा।
मैं बिल्कुल पेड़ के नीचे से पढ़ाई कर, एक मामूली प्राइमरी स्कूल से शुरू कर, और उस परिवेश में जहां जब बाढ़ आती थी तो लगता था यह जीवन की अंतिम रात या अंतिम दिन है। उस परिवेश से निकला, कभी जिसे हम लोग अभिजातियों का शहर, लुटियंस दिल्ली या एलिट क्लास की दिल्ली, वहां हम इस पद पे पहुंच जाएंगे। यह आप में से एक व्यक्ति के कारण संभव हुआ, और जिन लोगों ने इसका अवसर मुझे उपलब्ध कराया उनके प्रति मैं पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हरिवंश ने 9 अप्रैल 2020 तक उपसभापति पद की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इस दौरान उन्होंने सदन के सुचारू संचालन में अपने अनुभवों का सहारा भी लिया। पीठासीन रहने पर सदन में अवरोध होने पर उन्होंने बार बार सदस्यों से सदन की गरिमा को बनाए रखने की अपील की। कई मौकों पर उस वक्त के उपसभापति हरिवंश ने अवरोधों को लेकर गहरी चिंता जताई। राज्यसभा के 247वें सत्र के समापन के मौके पर अपरिहार्य कारणों से सभापति की गैर मौजूदगी के नाते उपसभापति हरिवंश ने सत्र का समापन भाषण दिया। इस दौरान सदन के सुचारू संचालन को लेकर उनकी चिंता साफ नजर आई। All the House had 18 sittings, during which it was able to deliberate for only 27 plus hours. More than 78 hours were lost, which is a sad reflection on the functioning of Upper House of Parliament. The session was characterized by regular and continuous disruptions, which deprived members of the opportunity to discuss matters of urgent public importance and seek the accountability of the executive through questions. राज्यसभा सदस्य के तौर पर हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल 2020 में पूरा हो गया। इसके साथ ही उपसभापति के तौर पर भी उनका पहला कार्यकाल खत्म हो गया। दूसरी बार वो फिर बिहार की सीट पर जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए। मैं हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राज्यसभा के लिए उनका दूसरा कार्यकाल 10 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ। दूसरा कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा के उपसभापति का पद बेहद ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है और कार्यवाही को भी सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभानी होती है। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वहीं राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति पद के लिए निर्वाचन करती है। हमारे देश में संसद सर्वोच्च विधायिका है। संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में कुछ पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था संविधान में की गई है। जिस तरह से लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था है, उसी तरह से संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वहीं राज्यसभा के सदस्यों में से किसी के उपसभापति के निर्वाचन की व्यवस्था है। सभापति जी उपराष्ट्रपति हैं, अतः उनको उपराष्ट्रपति के पद का भी कार्य संभालना पड़ता है। और उपराष्ट्रपति सिर्फ तभी काम नहीं करता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हों। राष्ट्रपति उपस्थित हों भी तब भी तमाम डेलीगेशन आते रहते हैं, उसमें उनको काम मिलता है। और भी उनके तमाम काम हैं। वो चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनके और भी तमाम कार्यकलाप हैं। अतः ज़्यादातर उपसभापति को ही राज्यसभा को चलाना पड़ता है और उसका कार्य देखना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति की व्यवस्था से जुड़े प्रावधान हैं। अनुच्छेद 89(1) में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं 89(2) में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र
अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। संविधान में अनुच्छेद 89 में यही लिखा है कि जो भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक को वो उपसभापति का निर्वाचन होता है और अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो किसी दूसरे का निर्वाचन वहीं से ही किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य का चुनाव कर उपसभापति नियुक्त करते हैं। इस लिहाज से संसदीय व्यवस्था में उपसभापति का पद बेहद ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा है। उपसभापति राज्यसभा के पूर्ण अधिकारी होते हैं। उपसभापति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित और सभा के मत के अधीन नहीं है। सवाल उठता है कि उपसभापति के दायित्व क्या हैं? उपसभापति भी सदन के पीठासीन अधिकारी हैं। इस लिहाज से सभा का संचालन और सभा में व्यवस्था बनाए रखना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। सभा की बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति बतौर सभापति के तौर पर संसद का संचालन करते हैं। जब वो ऐसा सभापतित्व कर रहे होते हैं तब उन्हें वही शक्तियां हासिल होती हैं जो कि सभा का सभापतित्व करते हुए सभापति को प्राप्त होता है। उस वक्त राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों में सभापति के प्रति सभी निर्देश उपसभापति के प्रति निर्देश समझे जाते हैं। उपसभापति की ओर से दिए गए निर्णय से सदन के सामने उपस्थित मामले का निपटारा हो जाता है और उस मामले को दोबारा नहीं उठाया जा सकता। हालांकि जब कभी सदन में उठाए गए किसी विषय पर विचार की जरूरत होती है तो उपसभापति उस विषय को सभापति के विचार और निर्णय के लिए आरक्षित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सभापति जी उपराष्ट्रपति भी हैं, अतः उनका और भी तमाम कार्यकलाप हैं। अतः ज़्यादातर राज्यसभा का काम उपसभापति जी को ही देखना पड़ता है। और वैसे भी एक तरह से कहिए कन्वेंशन है कि प्रश्नकाल में सभापति जी उपस्थित रहते हैं। उसके अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा अगर है सदन के सामने तब वो उपस्थित रहते हैं, नहीं तो अधिकतर उपसभापति जी ही राज्यसभा का कार्यकलाप देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति ही वो पीठासीन अधिकारी हैं जो सभा के सदस्य होते हैं। इस लिहाज से उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये उठता है कि उपसभापति का चुनाव कैसे होता है। आखिर में चलते चलते समझने की कोशिश करते हैं उपसभापति के चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में। उपसभापति के निर्वाचन में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें चुनाव आयोग की जगह सभापति की सबसे अहम भूमिका होती है, जो चुनाव की तारीख तय करते हैं। सभापति राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 7 के तहत ये तारीख तय करते हैं। नियम 7 में प्रावधान है कि उपसभापति का निर्वाचन उस तारीख को होगा जिसे सभापति निश्चित करेंगे। राज्यसभा महासचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है। चुनाव की तारीख तय करने संबंधी सूचना राज्यसभा महासचिव की ओर से संसदीय समाचार भाग 2 में प्रकाशित की जाती है। सदन का कोई भी सदस्य अपने सहयोगी का नाम इस पद के लिए प्रस्तावित कर सकता है। चुनाव के लिए तय तिथि के पहले दिन के मध्याह्न से पूर्व कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव की महासचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकता है। प्रस्ताव का अन्य सांसद की ओर से समर्थन किया जाना जरूरी है। प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को घोषणा पत्र भी देना होता है। इसमें इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य होता है कि प्रस्तावित सांसद इस पद के लिए चयनित होने के बाद उपसभापति के तौर पर काम करने के लिए इच्छुक हैं। घोषणा पत्र पर प्रत्याशी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को एक प्रस्ताव पेश करने और एक का समर्थन करने का अधिकार है।
जिस दिन चुनाव की तारीख तय होती है, उपसभापति पद के लिए सांसद के नाम का प्रस्ताव पेश होने के बाद राज्यसभा इस पर विचार करता है। कार्यावली में जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वो नाम पुकारे जाने पर प्रस्ताव उपस्थित करेगा। जो प्रस्ताव उपस्थित और विधिवत अनुमोदित हो गए हों, वे एक एक करके उसी क्रम में रखे जाएंगे जिसमें वे उपस्थित किए गए हों। अगर जरूरी हुआ तो मत विभाजन के जरिए फैसला होता है। एक से ज्यादा सांसदों के नाम के प्रस्ताव आने की स्थिति में मत विभाजन या वोटिंग के जरिए निर्वाचन का फैसला होता है। अगर कोई प्रस्ताव सदन से मंजूर कर लिया जाता है तो पीठासीन अधिकारी बाद के प्रस्तावों को नहीं रखते हैं और स्वीकृत प्रस्ताव में जिस सदस्य का नाम है उसे पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने की घोषणा कर देते हैं। उपसभापति के चुनाव के वक्त सभापति पीठासीन होते हैं। इस तरह से उपसभापति का निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं। हालांकि सदन में किसी सांसद के नाम पर सहमति बनने के बाद उसे सर्वसम्मति से राज्यसभा का उपसभापति चुनने की भी व्यवस्था है। जितने भी चुनाव के प्रस्ताव आए हैं, उन सबको उनकी जो भी समय है उसके हिसाब से लिस्ट ऑफ बिजनेस में दाखिल किया जाता है। फिर एक एक करके उनको लिया जाता है। जो सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर 5 या 6 प्रस्ताव हैं, तो जिस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है उसके बाद वाले प्रस्ताव फिर नहीं लिए जाते हैं। निर्वाचन के बाद सभापति उपसभापति का अभिनंदन करते हैं। इसके बाद सभा के नेता और विपक्ष के नेता उपसभापति को सभापति के आसन तक ले जाते हैं। इसके बाद सदन के सभी दलों के सदस्य उनको बधाई देते हैं, जिसका उपसभापति की ओर से उत्तर दिया जाता है। उपसभापति अपने निर्वाचन की तारीख से पद धारण करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए पहला चुनाव 1952 में हुआ था और कांग्रेस के SV कृष्णमूर्ति राव को लगातार 2 बार 1952 से 1956 और 1956 से 1962 के लिए सर्वसम्मति से चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।